तो अब मुझे ये बताएं कि आप इस ऐसे को कैसे करेंगे। जैसे डेमोक्रेसी, अब फ्यूचर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो अक्सर औकात स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं फ्यूचर डेमोक्रेसी में। हमने कौन सी चीजें पढ़नी है? 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। रेलेवेंट रहना है आपने, आर्गुमेंट्स अपने अच्छे देने हैं रेलेवेंट रह के, और तीसरे नंबर पर आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए। तो ये ऐसे हमारा आता है 2011-2012 में। तो हम इसकी अगर आउटलाइन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? थीसिस स्टेटमेंट। अब हम कल इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है और इसको आपने कैसे लिखा। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कोई 1-2 सफ़े नहीं होते, वो 3-4 लाइंस होती हैं जिसको कहते हैं थीम ऑफ एन एसे। ये हम बाद में बात करेंगे। तो दूसरी कुछ आपने थीसिस स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख दी, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस आपने लिख दिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आगे क्या लिखना है, यानी फ्यूचर डेमोक्रेसी। और फ्यूचर में क्या चीजें होती हैं? कुछ स्टूडेंट्स क्या स्टार्ट कर देते हैं, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पास्ट, यानी उसका बैकग्राउंड, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की फेलियर की रीजंस। अब जो फेलियर होती है ना, वो पास्ट की होती है, ये आपने बात याद रखनी है, वो फ्यूचर की नहीं होती। जब उसने कहा है फ्यूचर, तो फिर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से आपने देना है। अगर आपने वहां पे फेलियर लिख दी तो उसका मतलब पास्ट की बात आप करें, आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। फ्यूचर में होती हैं होप्स और चैलेंजेस, यानी हर्डल्स। ये फ्यूचर के डायमेंशन से होती है। वेयर एवर देयर इज अ होप, देयर इज अ चैलेंज। तो challenge is always there in future to overcome. I mean, there is a hope that will overcome that challenge and will have many opportunities in future. That is called hope. Opportunities and hope on the basis of the successes now at present. आज के दिन जो सक्सेसेस है हमारी, उसकी बेसिस के ऊपर हमारी होप जनरेट होती है। और हर्डल्स क्या होती हैं? हर्डल्स वो चैलेंजेस हैं जो हमने अबूर करने। जब हम बात करेंगे फेलियर्स, तो उसको हम फेलियर्स को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पास्ट की चीज है, वो तो मायूसी की बात हो गई ना, वो तो फ्यूचर की बात ही नहीं है। तो फेलियर हमेशा होती है पास्ट की। तो होप्स किसकी होती हैं? होप्स होती हैं फ्यूचर की। प्रोस्पेक्ट्स, होप्स, अपॉर्चुनिटी, ये फ्यूचर की बात है। हर्डल्स, चैलेंजेस, ये फ्यूचर है। तो जब फ्यूचर आए तो फ्यूचर की बात करनी है। तो फिर फ्यूचर में क्या आएगा? पहले तो होप्स की बात करते हैं। होप्स यानी फ्यूचर में, फ्यूचर और डेमोक्रेसी, वो है होप। होप्स मतलब होप्स क्या है? या प्रोस्पेक्ट्स, या प्रोस्पेक्ट्स, या अपॉर्चुनिटीज, या ये सारे, इनमें से कोई एक चीज आपको आपके जहन में आ जाती है। अच्छा ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर कुछ फैक्ट्स भी तो डालें हम यहाँ पे, कोई ग्राफ शराफ ये डाल दें, लेकिन इतना लंबा नहीं उसको लेके जाना। डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आए जो वो पूछ रहा है, उसके बीच में आप उसके अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर फैक्ट्स देते हैं तो दैट इज गुड। लेकिन आप फैक्ट्स देते जाओ कि भाई कुछ मैंने एक ट्रेंड देखा है कि डेमोक्रेसी, पाकिस्तानी फलानी क्लॉज में डेमोक्रेसी, फिर ह्यूमन राइट्स चार्टर में डेमोक्रेसी के बारे में शेक, फिर यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर 2.1 इज अबाउट डेमोक्रेसी और इक्वल और सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब इस तरीके से सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस तरीके से बहुत सारी चीजें लिख देते हैं। ठीक है लिख दें, लेकिन फिर थोड़ा सा फिर डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आए जो वो पूछ रहा है टॉपिक में। टॉपिक में पूछ रहा फ्यूचर और डेमोक्रेसी 2011-2012 में आया, और हो या फिर होप्स एंड हर्डल्स, इसके बारे में पूछ रहा है। बाकी बीच में कुछ चीजें डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, डाल दें, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रखनी है तो ये चीज है। तो मैं मेन जो है, अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट आर दी होप्स या फिर प्रोस्पेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज। मतलब आज के दिन आप क्या देखते हो कि कौन सी चीज जनरेट करती है हमारी होप को फॉर फ्यूचर, कि डेमोक्रेसीज फ्यूचर इज गुड इन पाकिस्तान। तो आपके जहन में कुछ पॉइंट्स आते हैं आज के
नंबर पहला पॉइंट आपका क्या आता है, आप समझते हो कि अच्छा यार 2008 से लेकर आज तक जैसे तैसे टूटा फूटा डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा है। ये तीसरी पार्लियामेंट है विच इज इन द सिटिंग, एंड टू प्रीवियस democratically elected governments completed their terms. Otherwise, before 2008, not a single government in the history of Pakistan which was democratically elected completed its term. जुल्फकार अली भुट्टो ने भी जल्दी इलेक्शंस कॉल कर लिए थे, उन्होंने भी अपनी टर्म को पूरा होने का वेट नहीं किया था क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं जीत जाऊंगा। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है उसने नहीं। बाकी डिक्टेटर्स की होते हुए आती रही हैं, डिक्टेटर्स की होते हुए गवर्नमेंट्स आई, स्टाफ लीग की है या दूसरी तीसरी, लेकिन वो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं कह सकते हैं। तो हम देखें जी क्या कहेंगे कि तीन कम से कम ये तीसरी पार्लियामेंट है बैठी हुई है और इसका मतलब होप है। फिर हम ये भी कहेंगे अच्छा थर्ड फोर्स वो भी इमर्ज हुई है, थर्ड नेशनल पार्टी I mean which has emerged in the country after 2008 elections। तो वो भी एक होप है, जितनी नेशनल आपकी पार्टीज बनेंगी उतना ही मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए अच्छा है। आप कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा मुस्लिम लीग को रहना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए, या पीपल्स पार्टी को रहना चाहिए, बड़ी करप्ट पार्टी, मैं भी मानता हूँ बड़ी करप्ट है। अच्छा जी मुस्लिम लीग नून वाले तो इतने सारे वो कॉम्पिटेंट बंदे नहीं है। हाँ मैं भी कहता हूँ कि ठीक है वो शॉर्ट टर्म ही काम करते हैं, कोई लंबे चौड़े रिफॉर्म्स वो नहीं लेके आते, तो फिर क्या खत्म हो जाना चाहिए? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं खत्म होना चाहिए। आपकी नेशनल पार्टीज खत्म नहीं होनी चाहिए, तो वही इंटीग्रेशन की जमानत होती है। अगर वो पार्टी खत्म हो गई तो फिर क्या करेगी, वो उस बेस की तरफ वापस जाएगी जिस प्रोविंशियल बेस से वो निकली थी, और फिर प्रोविंशियलिज्म को हवा देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसने वोट बैंक अपना पक्का करना है, और वोट बैंक नफरतें फैलाने से ही पक्का होता है प्रोविंशियल पार्टी का। जब वो स्टेक्स को हाई रखती है कि अगर मैं ना आई, मुझे सही पता है कि क्या क्या खतरात हैं सिंध को, अगर मैं ना आई तो फिर पंजाबी हमारे खा जाएंगे या फिर फलाने हमारे खा जाएंगे। इससे फिर क्या होता है, प्रोविंशियलिज्म बढ़ती है अपने वोट बैंक को पक्का करने। जो नेशनल पार्टी होती, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीटीआई है, उनको पता है कि सारे सूबों में मेरा वोट बैंक है, किसी एक सूबे के खिलाफ भी मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो फिर वहां से वोट बैंक हमारा फारग हो जाएगी। हम कोई एक प्रोविंस की पार्टी नहीं, हम तो नेशनल लेवल की पार्टी। तो इसका मतलब है कि एक होप जनरेट हुई, ज्यादा नेशनल पार्टीज होंगी तो ज्यादा इंटीग्रेशन होगी। वो कहा जाता है बेनजीर के नारे लगते थे 1990s में, और मुस्लिम लीग नून को ताने मिलते थे कि आप पंजाब बेस्ड पार्टी, पंजाब में ही आपकी मेजोरिटी होती है, किसी प्रोविंस पे नहीं। तो पीपल्स पार्टी की इक्वल होती थी, पंजाब में भी होती थी अच्छी खासी तादाद, उनकी सीट्स निकलती थी, सिंध में भी निकलती थी, और बाकी सूबों में कुछ ना कुछ निकाल देती। तो वो कहते थे कि बेनजीर चारों सूबों की जंजीर, कुछ ऐसे नारे लगते होते। तो वो बिल्कुल ठीक बात थी। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब ओरिएंटेड पार्टी रही है, उनसे डर रहा है कि जब भी वो आएगी तो पंजाब। लेकिन अब ये नेशनल पार्टीज जो है इनका रहना, थर्ड फोर्स का इमर्ज होना होप है। फिर एक बहुत बड़ी होप जो 2010 में आई थी, वो कौन सी होप थी? 18th अमेंडमेंट। 18th Amendment strengthened parliamentary democracy in Pakistan. It restored parliament's powers provided in 1973 Constitution, because 18th Amendment से पहले एक अमेंडमेंट आई थी 17th Amendment, जो कि मुशर्रफ के दौर में आई थी। उसमें सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ गई थी, और पार्लियामेंट जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह से डस्टबिन सा बन गया था, यानी कि नॉमिनल सी पावर्स थी। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो लॉ को रद्द भी कर सकता है, वीटो भी कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो एक मिनट, प्रेसिडेंट उसके बाद असम्बलियां तोड़ भी सकता है, और वही पावर्स जो कि 8th अमेंडमेंट की पावर्स थी वो दोबारा आ गई थी। 18th अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट की पावर्स को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रिस्टोर किया। 18th अमेंडमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वो है फेडरेशन को मजबूत किया। 18th अमेंडमेंट ने ऑटोनॉमी दी प्रोविंसेस को, फाइनेंशियल भी और उसके साथ पॉलिटिकल भी। तो इससे प्रोविंसेस खुश हुए। तो बहुत बड़ी एक होप है किस कौन सी 18th अमेंडमेंट,
तो 18th अमेंडमेंट जो है, 18th अमेंडमेंट होप है। अब आप एक ये भी कह सकते हो, यहां से आप चैलेंज भी निकाल सकते हो कि 18th अमेंडमेंट सही तरीके से इंप्लीमेंट ना हो सकी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर करप्शन अच्छी खासी और मिस गवर्नेंस हुई, तो 18th अमेंडमेंट खतरे में पड़ चुकी है और सेंट्रलाइजेशन का डर है कि इसको रिपील ना कर दे सेंटर दोबारा से। तो ये एक चैलेंज है हमारे के लिए कि किस तरीके से 18th अमेंडमेंट के फायदे जो है आप ग्रास रूट्स लेवल तक लेके जाओ। अब उसके बाद मैंने और क्या बताया कि थर्ड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये आपका क्या बन रहा है, ये अभी आप रफ ड्राफ्ट कर रहे हो और आपके क्या बन रहे हैं, ये आउटलाइंस बन रही हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, इमरजेंस ऑफ थर्ड नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, ये एक और होप बन गई। फिर उसके बाद और क्या आप समझते हो होप है आपके जहन में जो आता है, फ्रीडम ऑफ मीडिया या फ्री मीडिया या सोशल मीडिया। अब हम कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड जुडिशरी, ये चैलेंज भी है कि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर पॉलिटिसाइज हो रही है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल जुडिशियल पॉलिटिसाइजेशन इसको बोलते हैं। तो जैसे पिछले दौर में वो क्या नाम थे उनके चीफ जस्टिस साहब का, निसार साहब, उनके दौर में अच्छी खासी जुडिशरी बदनाम हुई क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू हो गई थी जुडिशरी, इसको कहते हैं जुडिशियल पोलिटिसाइजेशन। डॉन न्यूज़पेपर ने उसका नाम दिया था। तो वो चैलेंज भी है। फ्रीडम ऑफ मीडिया, उसके ऊपर कटेल्स आ रही हैं, कट्स लग रही हैं। पीटीए ने काफी हद तक उसकी आवाज को मजल करने की कोशिश की। ये चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने। हालांकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा मजबूत हो गया था, जुडिशरी ने पावर पकड़ ली थी और इन दोनों के मजबूत होने से फिर क्या हुआ था, इमरजेंस ऑफ क्या उसको कहते हैं, सिविल अवेयरनेस। ये सिविल सोसाइटी जो है वो उभरी। सिविल सोसाइटी कैसे उभरती है, सिविल सोसाइटी मैं और आप बनाती है सिविल सोसाइटी, यानी कि एम्पावरमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी क्या चीज है, सिविल सोसाइटी का मतलब है मैं और आप, ये सारे लोग मिलके जो सोसाइटी का हिस्सा हैं, इनको ज्यादा अवेयरनेस आ जाए। अवेयरनेस किस तरीके से अपने राइट्स लेने हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली लेने हैं अपने राइट्स को, इसको कहते हैं अवेयरनेस। और किसने दी है, ये मीडिया देता है, जुडिशरी भी देती है, पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, फिर एनजीओज देती हैं, ये सारी मिलके। लेकिन एक और चीज है जो साइलेंट रेवोल्यूशन है, वो क्या है, डिजिटल मीडिया, यानी सोशल मीडिया एंड डिजिटल पावर, डिजिटल रेवोल्यूशन, अ साइलेंट ट्रांजिशन, यानी ये साइलेंट रेवोल्यूशन है डिजिटल पावर जो है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदियां भी लगा दी तो सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया तो आपके हाथ में, आप उसको पकड़ के आप खुद से क्रिटिक हो, आप पकड़ो, आप कर दो उसको वायरल चीज को। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या बनाती, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, आपकी मर्जी उसको लिख सकते हो। अब देखिए, आपने जब रफ ड्राफ्ट में लिखा ये एक एक आइडिया लेना और उसके ऊपर आपने कहना है कि ये किस तरीके से डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही है या डेमोक्रेसी के लिए होपफुल है, ये कैसे डेमोक्रेसी होपफुल है, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। आप कभी महसूस करते हो अच्छा यार ये चौथा और पांचवा अभी रफ ड्राफ्ट कर रहे हो ना, तो आप देखते हो कि अच्छा ये 4 और 5 जो है ये आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी मीडिया और जुडिशरी के साथ ही स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि जो जुडिशरी की मूवमेंट जब चली थी उसके बाद ही सिविल सोसाइटी मजबूत है। चलो इन दोनों को मिला दूंगा, मिला दो। इसीलिए कहा जाता है कि रफ ड्राफ्ट में आप जब सारी बना लेंगे तो फिर उसके बाद आप चीजों को आसानी से, फिर आप कहो जी नहीं मीडिया है तो मीडिया के साथ सोशल मीडिया पे मिला ले, अदरवाइज सोशल मीडिया को अलग से रहने दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेमोक्रेसी की होप के अंदर लिख सकती हैं। चलें आगे, चैलेंज क्या है,
चैलेंज बताएं। आगे फर्ज करें मैं लिखता हूं चैलेंजेस यानी हर्डल्स। हर्डल्स क्या हैं? सर मैं बताऊं? जी जी बताओ बताओ बताओ। सर इनडायरेक्ट मिलिट्री इंटरफेरेंस। शाबाश, बिल्कुल। इनडायरेक्ट फ्यूडल। मिलिट्री इंटरफेरेंस। अब आप देखो जो हाइब्रिड गवर्नेंस का तस्वर इस वक्त पाकिस्तान में है, अब इसको आप थोड़ा सा अच्छा करके लिखेंगे, एक वर्ड डालेंगे हाइब्रिड गवर्नेंस, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एक नई चीज दे रही है। हाइब्रिड गवर्नेंस का मतलब सिविलियंस भी चला रहे हैं गवर्नेंस और उसके साथ साथ मिलिट्री भी चला रही है, लेकिन सही मिलिट्री कॉल शॉट्स को कॉल करती है। तो मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री सिक्योरिटी पॉलिसी और इवन फाइनेंसेस भी उनके हाथ में आहिस्ता आहिस्ता आते जाते हैं। उसका मतलब ये है कि फिर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस कमजोर, तो वीक सिविलियन इंस्टीट्यूशंस कभी भी अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सकेंगे। पुअर गवर्नेंस ये डेमोक्रेसी के खिलाफ एक अच्छा खासा नफरत पैदा करती हैं, आपका एतबार, ट्रस्ट टूट जाता है, यार डेमोक्रेसी हमें दे ही नहीं सकती है, हम डेमोक्रेसी को क्यों हमने अपने सर पे मानना जब ये हमें कुछ दे ही नहीं सकती है। तो एक एतबार टूटता है वीक सिविलियन इंस्टीट्यूशन से या पुअर गवर्नेंस की वजह से। तो इससे क्या होता है फिर आपका एतबार, फिर कॉलोनियल मेंटेलिटी, फिर आपकी कॉलोनियल मेंटेलिटी है। अब कॉलोनियल मेंटेलिटी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं उसको आप छोटा करके लिख सकते हो। फर्ज करें आपका फ्यूडल फ्यूडल सिस्टम, या फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एक फ्यूडल लॉर्ड है या फिर लैंडेड जेंट्री, नहीं, इसका मतलब है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। हमारा जहन एक बना के हम मास्टर, जिसकी थोड़ी सी जात ऊपर वो नीचे, जिसके तो पास थोड़ा सा ओहदा ज्यादा आता है वो नीचे वालों को दबाता है, या फिर वो ऑनेस्टी से काम नहीं करते। ये सारी चीजें फ्यूडल सिस्टम के अंदर आती हैं। फ्यूडल मेंटेलिटी वो कॉलोनियल मेंटेलिटी है। फ्यूडल सिस्टम, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है आपकी। तो फ्यूडल सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, के ब्यूरोक्रेसी के साथ ही इवन के ब्यूरोक्रेसी के साथ गवर्नमेंट को चलाना ना के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी आए आपकी मिलिट्री से, यानी मिलिट्री की मैनेजमेंट आए या सिविलियन मैनेजमेंट आए। इवन के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी है, वो भी ब्यूरोक्रेट्स अपने चुने हुए होते थे, उनके साथ गवर्नेंस चला रही होती थी, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थी उनको एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा होता, उनको सिर्फ अपने साथ इसलिए जोड़ा होता था कि अपने नंबर पार्लियामेंट पूरे करने हैं बस, अदरवाइज वो वही रहते थे बस। तो इस तरीके से और ऐसी बहुत हाँ एक और भी चीज है, जब डिक्टेटर आता है तो वो प्रोविंसेस को कुछ नहीं देता, जब डेमोक्रेसी आती है पाकिस्तान में तो सेंटर और प्रोविंसेस को मिल जाता है, लेकिन नीचे तो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस है वो बिल्कुल ही उसको इग्नोर किया जाता है। तो अभी रिसेंटली जो लोकल बॉडीज हैं या लोकल गवर्नमेंट्स, द थर्ड टीयर of government totally ignored and impotent and rendered impotent, यानी उसको बिल्कुल ही फारग कर दिया गया है कि भाई आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती है जब तक कि थर्ड टीयर यानी लोकल बॉडीज, मोहल्ले गलियों का किसको पता होता है, चेयरमैन को, काउंसलर को, उनको पता होता है मोहल्ले गलियों का। जब तक फंड्स सेंटर से प्रोविंसेस तक और प्रोविंसेस से उन तक इस तरीके से फैन आउट नहीं होंगे, वो कचरे नहीं उठाएंगे, वो अपने अपने गटर ठीक नहीं करवाएंगे, वो अपने इलाकों में स्कूल्स नहीं खुलवाएंगे, तो इस तरीके से ये इसको कहती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ताकि हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल प्रोग्रेस हो। तो वो हमारे इस वक्त जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वो क्या कहती हैं वहां पर पहुंचाती हैं। अब आगे आप देखें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वो कॉलोनियल मेंटेलिटी में डाल दें। आप कॉलोनियल मेंटेलिटी में जब ये डालेंगे
तो वो क्या है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। वो भी एक तरह की कॉलोनियल मेंटेलिटी है कि हम सिर्फ कबूल करते हैं किसको, इसको, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। सर लोकल गवर्नमेंट के अंदर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस बता दें काइंडली, जो क्लियर हो जाए। लोकल सेल्फ गवर्नेंस जी समझ नहीं लगी। सर, लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ दोनों एक ही चीजें हैं? सेल्फ गवर्नेंस यहाँ से तो साफ